नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसएमपीजी कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, भारत के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत या भौतिक स्वरूप के अंतर्गत हमने आपसे पिछले वीडियो में शुरुआत की थी उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में, जो कि पार्ट 1 था। ठीक है, तो उस वीडियो में हमने आपसे दोस्तों चित्रों के माध्यम से समझने की कोशिश की थी। ठीक है, इसके अलावा हमने उत्तर भारत का विशाल मैदान उसके बारे में चर्चा की थी कि इसे सिंधु गंगा या ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। इसे 4 भौगोलिक विभाजन इसके विभाजन किए जाते हैं। इसकी विशेषताएं हमने आपको बताई थी। ठीक है, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ढाल, ये सब आपको बताया था। इस मैदान का निर्माण कैसे हुआ ये भी आपको बताया था। ठीक है, इसके बाद इस विशाल मैदान का क्षेत्रीय विभाजन हमने किया था, जिसमें 4 प्रमुख भागों पर वर्गीकृत किया था, जिसमें आपका राजस्थान का मैदान था, पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान था आपका। ठीक है, इसके बाद हमने राजस्थान के मैदान के बारे में चर्चा की थी। इसको भी हमने 2 भागों में बांटा था, मरुस्थलीय मैदान और राजस्थान बागर। इसके बाद हमने पंजाब हरियाणा मैदान के बारे में चर्चा की थी आपसे। ठीक है, और पंजाब क्यों कहा गया है, 5 नदियों की भूमि से कहा जाता है इसलिए। और जो ये दोआब हैं 5, वो कौन कौन से हैं, इस पर भी हमने आपसे चर्चा की थी। ठीक है, तो दोस्तों आगे करते हैं बात हमने, और ये आपका पार्ट 2 है। ठीक है, पीडीएफ भी आपको पिछले वीडियो का और इस वीडियो का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में उसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ से डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर पार्ट 2, और शुरुआत करते हैं गंगा के मैदान से। ठीक है दोस्तों, इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ये तो आपका राजस्थान का मैदान था, ये सतलज यमुना प्लेन यानी कि पंजाब हरियाणा का मैदान। इसके बाद ये है आपका गंगा प्लेन। ठीक है, तो गंगा के प्लेन को दोस्तों मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन और लोअर गंगा प्लेन। ठीक है, तो चलिए इस पर और चर्चा करते हैं। यह विशाल मैदान का सबसे बड़ा भाग है, यानी उत्तर के विशाल मैदान की अगर चर्चा करें, जो 4 भाग हैं, तो उसमें से सबसे बड़ा भाग आपका यही गंगा का मैदान है। इसका क्षेत्रफल 3.75 यानी 3.75 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह मैदान गंगा नदी के हिमालयी और प्रायद्वीपीय सहायक नदियों के जलोढ़ निक्षेप से बना है। वैसे तो पूरा का पूरा उत्तर का विशाल मैदान जो है वो ही जलोढ़ निक्षेपण से ही बना है, लेकिन जो आपका ये गंगा का मैदान है, ये हिमालय की कुछ नदियां हैं और प्रायद्वीपीय भारत की जो सहायक नदियां हैं उनके निक्षेपण से बना है। और ये दिल्ली से लेकर के कोलकाता तक उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये दोस्तों संपूर्ण मैदान का जो सामान्य ढाल है वो पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर है। दोस्तों ढाल की अगर बात करें तो ढाल निकालने का सीधा सा फॉर्मूला है कि नदियां जिस ओर बहती हैं उसी के अनुसार हम ढाल समझ लेते हैं, क्योंकि जो जल है वो हमेशा ढाल का ही अनुसरण करता है। ठीक है, तो इसका जो ढाल है वो पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर है। यह मैदान घग्गर, तिस्ता नदियों के बीच स्थित है, यानी पश्चिम में घग्गर है और पूर्व में तिस्ता नदी के बीच तक का जो क्षेत्र है वो उत्तर गंगा का मैदान है। यह मैदान मिट्टी, गाद, रेत और बजरी के संयोजन से बना हुआ है। यह मैदान चतुष्कोणीय जलोढ़ की विशेषताओं वाला है। चतुष्कोणीय मतलब मिट्टी, गाद, रेत और बजरी। ठीक है, यह मैदान वैश्विक जैव विविधता का अनुपम उदाहरण है। इस मैदान में घने वन, खुले मैदान और ऊंचे पहाड़ शामिल हैं। पहाड़ तो दोस्तों आपको कहीं कहीं देखने को मिलेंगे, बेसिकली आपको वन और मैदान का क्षेत्र है। इस मैदान में कई तरह के पशु, पक्षी और वनस्पतियां भी पाए जाते हैं। ठीक है, भौगोलिक भिन्नताओं के आधार पर गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। आधार क्या है? भौगोलिक विभिन्नताएं। अब वो 3 भाग कौन से हैं? तो ऊपरी गंगा का मैदान यानी अपर गंगा प्लेन, मध्य गंगा का मैदान यानी मिडिल गंगा प्लेन और निचला गंगा का मैदान यानी लोअर गंगा प्लेन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम उत्तरी गंगा के मैदान के बारे में।
स्थान की बात करें तो गंगा के मैदान का सबसे पश्चिमी और जो ऊपरी भाग है वो आपका ऊपरी गंगा का मैदान है। सीमाओं की अगर बात करें तो उत्तर में शिवालिक, दक्षिण में प्रायद्वीपीय सीमा और पश्चिम में यमुना नदी है। इसकी पूर्वी सीमा अस्पष्ट बनी हुई है, यानी कि 3 सीमाएं तो स्पष्ट हैं, उत्तर की सीमा, दक्षिण की सीमा और पश्चिम की सीमा, लेकिन पूर्व की अनिश्चित है। इसका जो औसत ढाल है वो लगभग 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, यानी कि सामान्य ढाल है। अगर विशेषताओं पर चर्चा करें हम तो बहुत कम ढलान के कारण नदियां मैदान में धीमी गति से प्रवाहित होती हैं, ठीक है। अब धीमी गति से प्रवाहित होंगी तो उससे होगा क्या, इससे नदी की जो प्रमुख विशेषताओं जैसे नदी द्वारा कटाव, नदी के मोड़, ऑक्सबो झीलें, बांध, छोड़ी गई नदी की धाराएं, रेतीले क्षेत्र यानी जिसे भूर कहते हैं आदि का निर्माण होता है। किस कारण, क्योंकि इसकी गति धीमी है। और गति धीमी कम क्यों है, क्योंकि ढाल कम है। प्रमुख इकाइयों की बात करें तो पश्चिम से पूर्व की तरफ कुछ इकाइयां हैं, जैसे गंगा यमुना दोआब, रुहेलखंड मैदान और अवध का मैदान, ठीक है। यानी गंगा यमुना दोआब सबसे पश्चिम में है, फिर इसके बाद रुहेलखंड है और इसके बाद अवध का मैदान है। मध्य गंगा की मैदान की बात करें, अगर इसके स्थान की बात करें तो ये ऊपरी गंगा के मैदान के पूर्व में स्थित है, जो उत्तर प्रदेश और बिहार की पूर्वी भागों तक फैला है, यानी कि उत्तर प्रदेश में भी है और बिहार के पूर्वी भाग तक है। सीमाओं की बात करें अगर हम तो उत्तर में हिमालय की तलहटी, जिसे आप शिवालिक कह सकते हो, और दक्षिण में प्रायद्वीपीय सीमा। इसकी पश्चिमी और पूर्वी सीमाएं अस्पष्ट हैं, यानी कि ऊपरी गंगा मैदान की पूर्वी सीमा अस्पष्ट थी, लेकिन इसकी पश्चिमी भी अस्पष्ट है और पूर्वी भी अस्पष्ट है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो इस क्षेत्र में बहुत कम ढलान के कारण, यानी इसका भी ढाल कम है, नदियां इस समतल भूमि क्षेत्र में धीमी गति से प्रवाहित होती हैं। दोस्तों यहाँ पे हम बता दें कि ढाल जितना ज़्यादा होगा नदियों की रफ्तार उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ढाल जितना कम नदियों का प्रवाह उतना ही कम। तो इससे होता क्या है, परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में तटबंध, चट्टानें, ऑक्सबो झीलें, दलदल, ताल, खड्ड आदि नदी संबंधी विशेषताओं द्वारा चिन्हित किया गया है। इस क्षेत्र की लगभग सभी नदियां अपना मार्ग परिवर्तित करती रहती हैं, जिससे क्षेत्र की बाढ़ की चपेट में आने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों जहाँ पर नदियाँ मार्ग बदलती हैं अपना, वहाँ बाढ़ की संभावना रहती है। मान ली एक नदी पहले इस मार्ग से बह रही थी, अब इसने मार्ग चेंज किया और यहाँ से बहने लगी, तो जाहिर सी बात है कि बाढ़ आएगी ही आएगी। एग्जाम्पल के लिए कोसी नदी इसके लिए विशेष रूप से जानी जाती है और इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार का शोक क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मार्ग परिवर्तित करती है। प्रमुख इकाइयों की बात करें तो इसमें भी पश्चिम से पूर्व की ओर गंगा घाघरा दोआब, घाघरा गंडक दोआब और गंडक कोसी दोआब, जिसे हम मिथिला का मैदान भी कहते हैं। तो मिथिला का मैदान मतलब गंडक कोसी दोआब। इसके बाद है आपका निचला गंगा मैदान। इसके स्थान की बात करें तो ये मध्य गंगा मैदान के पूर्व में स्थित है, जो बिहार की पूर्वी भाग, संपूर्ण बंगाल और बांग्लादेश के अधिकांश हिस्सों में फैला हुआ है। यानी जो निचला गंगा मैदान है वो दो देशों में, एक तो भारत में आपका कौन सा, बिहार का पूर्वी भाग और बंगाल पूरा का पूरा। इसके बाद बांग्लादेश का भी अधिकांश हिस्सा जो है वो निचला गंगा मैदान के अंतर्गत ही आता है। सीमाओं की बात करें तो उत्तर में दार्जिलिंग हिमालय, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में छोटा नागपुर पठार की उच्च भूमि और पूर्व में बांग्लादेश सीमा आती है। यानी इसकी चारों सीमाएं स्पष्ट हैं। महत्वपूर्ण विशेषताओं की बात करें तो इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख विशेषता डेल्टा निर्माण है, जो इस मैदान के लगभग 2/3 भाग का क्षेत्रफल है। ठीक है दोस्तों, डेल्टा बता दें आपको कि क्या होता है। तो एक जो मुख्य नदी बहती है, तो जब ढाल बहुत कम हो जाता है तो ये कई धाराओं में विभाजित हो जाती है। ठीक है,
जिससे क्या होता है, एक डेल्टा के समान आकृति, यानी डेल्टा आपका कुछ इस प्रकार होता है, तो इसकी आकृति भी लगभग आपकी डेल्टा के समान ही हो जाती है, तो इसे हम डेल्टा कहते हैं। तो निचला गंगा मैदान की डेल्टा एक प्रमुख विशेषता है। गंगा ब्रह्मपुत्र के साथ इस मैदान के तटीय भाग पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण होता है। यह डेल्टा, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कहा जाता है, मैंग्रोव और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी आपको याद रखना है कि गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मैंग्रोव वनस्पति और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद है आपका ब्रह्मपुत्र का मैदान। इस चित्र से आप देख सकते हो दोस्तों, अभी हमने जो पिछला आपको मैदान बताया वो गंगा का मैदान बताया, अपर गंगा प्लेन से लेकर के लोअर गंगा प्लेन यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है वो आपका यहाँ पर है। चूँकि ब्रह्मपुत्र का मैदान है तो ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा ही बनाया गया होगा। ठीक है, तो इसे आगे भी देखते हैं। यह ब्रह्मपुत्र का मैदान यह देश के उत्तर पूर्वी भाग में अवस्थित है। इसे ब्रह्मपुत्र घाटी या असम घाटी या असम मैदान के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसका जो विस्तार है वो असम में ही सबसे ज़्यादा है। हालांकि इसे गंगा मैदान का पूर्वी विस्तार माना जाता है। यह वास्तव में एक अलग भौगोलिक इकाई है, माना जाता है लेकिन ऐसा है नहीं। यह उत्तर में अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी हिमालय, पूर्व में पटकाई-बुम और नागा पहाड़ियों, दक्षिण में गारो खासी जयंतिया और मिकिर पहाड़ियों और पश्चिम में भारत बांग्लादेश सीमा एवं निचले गंगा मैदान की सीमा से घिरा हुआ है। दोस्तों, हमने आपको हिमालय पढ़ाया है, आपको पता है कि पटकाई-बुम अरुणाचल प्रदेश में है, नागा पहाड़ी नागालैंड में ही है, गारो खासी जयंतिया ये आपकी मेघालय में है और मिकिर पहाड़ी आपकी असम में है। ठीक है, तो उससे आप अगर कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसका विस्तार। आगे देखते हैं, इंडो गंगा मैदान के समान, इंडो का मतलब यहाँ पे दोस्तों इंडस नदी से, इंडस मतलब सिंधु नदी से। ठीक है, तो इंडो गंगा मैदान के समान यह भी ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों के निक्षेपण कार्य से निर्मित एक जलोढ़ मैदान है। ठीक है, इस घाटी में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ उत्तर की ओर से प्रवाहित होती हैं। इससे कई नदी विशेषताओं का निर्माण होता है, जैसे जलोढ़ पंख, रेत की चट्टानें, नदी के किनारे और ऑक्सबो झीलें आदि का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नदी के द्वारा बनने वाले अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी हैं। ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, और ये माजुली द्वीप है कहाँ पर, तो ये आपका असम में पड़ता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप आपका माजुली द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है और ये असम में है। ठीक है, और जो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की जो घाटी है वो अपने चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि चाय की खेती इस घाटी में बड़े पैमाने पर की जाती है। तो दोस्तों, ये तो आपका क्षेत्रीय विभाजन हो गया उत्तर के विशाल मैदान का। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत का जो विशाल मैदान है उसकी भू आकृति विज्ञान क्या है। ठीक है, दोस्तों विशाल मैदान की कुछ विशिष्ट भू आकृति विज्ञान विशेषताओं का इस प्रकार भी देखा जा सकता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपका भाबर है, भाबर, ये आपको याद रखना, भाबर। ठीक है, इसके बाद आपका तराई है, इसके बाद है आपका बांगर। दोस्तों भाबर और बांगर में आप अंतर स्पष्ट रखिएगा। बांगर, इसके बाद है खादर, इसके बाद है खांदी। ठीक है, तो ये आप याद रखना। अभी हम बताते हैं आपको कि क्या होता है ये।
दोस्तों इस चित्र में भी आप अगर देखेंगे ध्यान से तो हिमालय के बारे में तो आपको पता ही है, 3 पर्वत श्रेणियां हैं। एक आपका बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। अब जैसे ही शिवालिक हिमालय से आप नीचे उतरते हैं तो आप देखते हैं चट्टानों के पिंड आपको दिखाई देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, भाबर कहते हैं। और इन चट्टानों पिंड के बाद एक आपका दलदली क्षेत्र दिखाई देता है, जिसे हम कहते हैं तराई। तराई के बाद जो क्षेत्र आता है उसे आप कहते हैं बांगर, ठीक है। और बांगर के बाद जो क्षेत्र आता है, जो नवीन जलोढ़ का क्षेत्र होता है, उसे हम कहते हैं खादर, ठीक है। तो इसे आगे भी देखते हैं। तो सबसे पहले आपका भाबर है, फिर तराई, फिर खादर, फिर बांगर या भांगर, दोनों एक ही चीज़ें हैं। इसमें भी दोस्तों आपको समझाने की कोशिश की गई है कि ये आपका हिमालय क्षेत्र है, यहाँ से नदियाँ निकलती हैं और अपने साथ चट्टानों को काट काट कर लाती हैं और तलहटी में बिछा देती हैं, जिसे कहते हैं भाबर। इसके बाद एक दलदली क्षेत्र पड़ता है जिसे तराई के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और फिर इसके बाद एक ऐसा क्षेत्र आता है जहाँ पर नदी का जल बाढ़ के समय नहीं पहुँच पाता, उसे बांगर कहते हैं। और जहाँ पर प्रत्येक वर्ष नदी अपनी निक्षेपण करती है या नवीन जलोढ़ का निर्माण करती है, उसे कहते हैं खादर, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। जैसे यहाँ कहा भी गया है कि आउटसाइड फ्लड प्लेन्स, यानी कि जहाँ पर नदी के बाढ़ का प्रभाव नहीं पड़ता, उस मैदान को बांगर कहते हैं। और जहाँ पर विद इन फ्लड प्लेन्स, यानी नदी के बाढ़ का प्रभाव पड़ता है और प्रत्येक वर्ष नदी बाढ़ के माध्यम से जलोढ़ मैदान का निक्षेप करती है, ये जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप करती है, उसे खादर कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाबर की। यह मैदान या यह लगभग 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई का एक संकीर्ण बेल्ट है, जो विशाल मैदान की उत्तरी सीमा के रूप में पूर्व से पश्चिम दिशा में फैला हुआ है। यह सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक शिवालिक की तलहटी के साथ प्रवाहित होता है। इस बेल्ट में जलोढ़ पंख यानी इलुविल फैंस होते हैं, जो बजरी और कंकड़ जड़ित चट्टानों के रूप में असंबद्ध तलछट के जमा होने से निर्मित होते हैं। इस क्षेत्र में तलछट की छिद्रपूर्ण प्रकृति के कारण जलधाराएं डूबकर भूमिगत हो जाती हैं। यानी भाबर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों मान लीजिए चट्टानें आपकी बहुत सारी बिछी हुई हैं, अगर इनमें जल अगर आएगा तो इन चट्टानों में समा जाएगा, तो नदियाँ यहाँ पे विलुप्त हो जाती हैं। इसीलिए कहा गया है छिद्रपूर्ण प्रकृति के कारण जलधाराएं डूबकर भूमिगत हो जाती हैं। इसलिए इस क्षेत्र में वर्षा के मौसम को छोड़कर नदी मार्ग शुष्क रहते हैं, यानी नदी विलुप्त हो जाती हैं। इसके बाद है तराई क्षेत्र। तो यह क्षेत्र दोस्तों भाबर के दक्षिण में स्थित है और इसके समानांतर विस्तारित है, यानी भाबर के मैदान के समानांतर ही विस्तृत है। और जो इसकी चौड़ाई है वो 15 से 30 किलोमीटर के मध्य है। भाबर क्षेत्र में भूमिगत प्रवाहित होने वाली धाराएं, यानी जो नदियां भाबर क्षेत्र में डूब गई थी या विलुप्त हो गई थी, वे धाराएं तराई क्षेत्र में क्या होती हैं, बाहर निकल आती हैं, जिससे दलदली और नम भूमि का निर्माण होता है। यह तुलनात्मक रूप से महीन जलोढ़ से निर्मित है, ठीक है, महीन जलोढ़ से निर्मित है और वनों से ढका हुआ है। तराई क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों को कृषि भूमि में परिवर्तित कर दिया गया है। विशेषकर पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्यों में अब क्या कर दिया गया है, इसे खेती की जाती है। और दोस्तों जो तराई क्षेत्र है वो चावल की कृषि के लिए जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद आता है आपका खादर। दोस्तों यह पट्टी नदी तटों के किनारे बाढ़ का मैदान है। नदियों द्वारा प्रत्येक वर्ष लाया गया नया जलोढ़ इस पट्टी के किनारे निक्षेपित हो जाता है। यानी प्रत्येक वर्ष जब नदी के किनारे बाढ़ आती है तो अपने साथ मिट्टी बहा के लाती है या जलोढ़ बिछा के लाती है, जिसे वो निक्षेपित कर देती है। तो इससे क्या होता है, नया जलोढ़ विकसित होता है।
यह इस क्षेत्र को बहुत उपजाऊ बना देता है। इस क्षेत्र में कैल्शियम युक्त जमाव की अनुपस्थिति इसे व्यापक खेती के लिए बहुत उपयुक्त बनाती है। इसके बाद है भांगर या बांगर। यह बाढ़ के मैदान के ऊपर बने जलोढ़ सतह को संदर्भित करता है। यानी बाढ़ का मैदान मतलब खादर, यानी खादर के बाद यदि खादर की ऊपरी सीमा जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता उसी सतह की बात की जा रही है आपसे। यह विशाल मैदान का सबसे बड़ा भाग है। इस क्षेत्र की मिट्टी पुराने जलोढ़ से निर्मित है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जो खादर है वो नवीन जलोढ़ से निर्मित है और जो बांगर है ये पुरानी जलोढ़ से निर्मित है और इसे बार बार नवीनीकृत नहीं किया जाता, इसलिए यह क्षेत्र बहुत उपजाऊ नहीं होता। इसमें कैल्शियम युक्त जमाव होते हैं दोस्तों। खादर में कैल्शियम युक्त जमाव नहीं होते, लेकिन बांगर में कैल्शियम युक्त जमाव होते हैं। इन्हें स्थानीय रूप से कंकर के रूप में जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे दोस्तों बांगर और खादर प्रदेशों की तुलनात्मक अध्ययन किया गया है, तो उसे भी हम देख लेते हैं। बांगर ये पुरातन जलोढ़ है और खादर ये नूतन जलोढ़ है, यानी नया जलोढ़ है। ठीक है, बांगर उच्च मैदानी भाग होते हैं और खादर निम्न मैदानी भाग होते हैं। बांगर इन प्रदेशों में बाढ़ का जल नहीं पहुंचता है, जबकि खादर इन प्रदेशों में प्रतिवर्ष बाढ़ का जल पहुंच जाता है। ठीक है, बांगर प्रदेशों में अपरदन के कारण मुलायम मिट्टी की जगह कंकरीली मिट्टी की प्रधानता होती है, जबकि खादर प्रदेशों में मुलायम मिट्टी की प्रतिवर्ष परत जमती रहती है। बांगर यह प्रदेश मुख्यतः उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग व उत्तराखंड में मिलता है और जो खादर प्रदेश है इसका विस्तार मुख्यतः पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिमी बंगाल राज्यों में अधिक मिलता है। ठीक है, तो आप खादर और बांगर के बारे में जान गए। इसके बाद 2-3 और टर्म हैं, जैसे कि रेह या कल्लर। ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा के शुष्क क्षेत्रों में बंजर खारी परत को कहते हैं। यानी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के जो शुष्क क्षेत्रों में बंजर और खारी परत है उसे रेह या कल्लर कहते हैं। इसके अलावा है भूर। ये गंगा नदी के किनारे के पास ऊंचे उठे हुए भूमि के भाग हैं जो गर्म और शुष्क महीनों में वायु से उड़ने वाली रेत के जमा होने से निर्मित हुए हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं हम उत्तर भारत के विशाल मैदान का महत्व क्या है। तो सबसे बड़ा महत्व तो ये है, चूँकि आपको पता है ये उपजाऊ भूमि है, तो एक बड़ी जनसंख्या का घर है। यह विशाल मैदान देश के कुल क्षेत्रफल के 1/3 से भी कम भाग में विस्तारित है, लेकिन देश की कुल आबादी का 40% से अधिक यहीं निवास करता है। ठीक है, इन मैदानी इलाकों की समतल और उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी बड़े पैमाने पर कृषि गतिविधियों को संभव बनाती है। यही कारण है कि उत्तरी मैदानों को राष्ट्र का अन्न भंडार भी कहा जाता है। दोस्तों, जब भारत की जनसंख्या के बारे में आप बात करोगे तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है इस समय पर यूपी में मिलती है। ठीक है, और यूपी आपका उत्तर भारत का मैदान का ही हिस्सा है। इसके अलावा बिहार में भी अधिक जनसंख्या है, पश्चिमी बंगाल में भी बहुत अधिक जनसंख्या मिलती है। वो किस कारण? क्योंकि ये मैदानी क्षेत्र है। कृषि की धरोहर। चूँकि हर साल उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, समतल सतह, धीमी गति से बहने वाली 12मासी नदियाँ एवं अनुकूल जलवायु इस क्षेत्र में गहन कृषि गतिविधियों को सुगम बनाती है। यही कारण है कि उत्तरी मैदान को राष्ट्र का यानी देश का, भारत देश का अन्न भंडार भी कहा जाता है। इसके अलावा सड़कें और रेलवे। तो सुगम भौगोलिक उच्चावच यानी कि ढाल कम है और टोपोग्राफी के कारण इस क्षेत्र में सड़कों और रेलवे का एक व्यापक नेटवर्क है, जिसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में व्यापक शहरीकरण और औद्योगिकरण
हुआ है। धार्मिक महत्व। गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों के तटों पर कई धार्मिक स्थलों की मौजूदगी के कारण इस क्षेत्र का धार्मिक महत्व अधिक है। अभी वर्तमान में आप देख ही रहे हैं दोस्तों कि गंगा और यमुना के संगम पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जो कि कितने वर्षों बाद हो रहा है? 144 वर्षों बाद हो रहा है। इसके अलावा आप वाराणसी भी आपका इसी मैदानी भाग का ही हिस्सा है। आगे है कि भौगोलिक विशेषताओं से कहीं अधिक उत्तर भारत के विशाल मैदान भारतीय सभ्यता के उद्गम स्थल रहे हैं। ये उपजाऊ मैदान सदियों से भारतीय आबादी का पोषण करते रहे हैं। हाल ही में यह क्षेत्र कुछ खतरों का सामना कर रहा है, जैसे घटती उर्वरता यानी उपजाऊपन कम हो रहा है यहाँ की मिट्टी का, जल की कमी हो रही है और जनसंख्या विस्फोट अधिक है। विशाल मैदानों की स्थिरता सुनिश्चित करना न केवल उपमहाद्वीप के लिए बल्कि पूरे विश्व की पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक विरासत के लिए महत्वपूर्ण है। सतत विकास ही आगे बढ़ने का एक मार्ग है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे बात की गंगा मैदान के बारे में, जिसे हमने 3 हिस्सों में बांटा: ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निचला गंगा का मैदान। इसके बाद हमने एक एक करके इनकी विशेषताओं पर चर्चा की। इसके बाद हमने ब्रह्मपुत्र मैदान के बारे में चर्चा की, ठीक है, और उसकी विशेषताओं को देखा। इसके बाद भारत के विशाल मैदान को उत्तर से दक्षिण विभाजित करके देखा, जिसमें हमने 4 भागों में से बांटा। भाबर, तराई, खादर और बांगर के बारे में हमने देखा, इनकी विशेषताओं पर भी चर्चा की। इसके बाद हमने बांगर और खादर में तुलना भी की। इसके बाद रेह और कल्लर के बारे में बात की, भूर के बारे में बात की। इसके बाद उत्तर भारत के विशाल मैदान का महत्व भी आपको बताया। इसके बाद चुनौती भी बताई और आगे क्या करना चाहिए ये भी आपको बताया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। जो PDF है आपका पिछले वीडियो का और इस वीडियो का PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में भारत के भौतिक विभाजन के अगले पार्ट के साथ, जिसका नाम होगा प्रायद्वीपीय पठार। उसके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।